हाय शिवम, हाय अभिराज, खुशी, हर्ष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हो जी राजा अभिराज सिंह? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पढ़ाई लिखाई कर रहा है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप लोग? शिवम कैसा है? मेरी आवाज़ जा रही शिवम आपके पास? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट टाइम आप क्वेश्चन आवाज थोड़ा आंसर। धीरे आ रहा है सर। मेरा आवाज़ धीरे जा रहा है? यस सर। हाँ जी। आवाज़ धीरे है क्या? हाँ सर। आवाज़ तो जा रहा है, बढ़िया आवाज़ जा रहा होगा। आप अपनी साउंड को बढ़ाइए अभिराज सिंह। और ज़रा मिलते हैं थोड़ा सा शिवम सिंह से 2 मिनट। शिवम सिंह, लास्ट टाइम आप अटेंड नहीं किए थे सैटरडे को। क्वेश्चन आंसर में आप 2 सैटरडे से भाग नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम आपके आ जा रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन में पूछ करके फिर आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे आज क्लासिफिकेशन को ख़त्म करना है। क्लासिफिकेशन 3 तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, बाय टाइप, बाय साइज और बाय फंक्शनिंग। तो बाय टाइप और बाय साइज हमने डिस्कस कर लिया है। बाय साइज में हमने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर को डिस्कस किया। बाय टाइप में हमने एनालॉग और डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर को हमने फोकस किया। और आज हम फंक्शनिंग पे फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवम से जानेंगे। शिवम, क्या ओपन हुए फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं? एक क्वेश्चन है आपसे। यस सर। अगर कोई फाइल खुला हुआ तो उसे डिलीट कर लोगे आप? सर हम ओपन हुआ फाइल को डिलीट कर सकते हैं क्या गीता? फाइल अगर कोई खुला हुआ है तो इसे कोई डिलीट कर सकता है? नहीं हो सकता डिलीट, क्योंकि फाइल खुला हुआ है तो सबसे पहले मैसेज क्या आएगा कि आप इस फाइल को किसी दूसरे सोर्सेज से यूज कर रहे हो, कहीं से एक्सेस कर रहे हो, तो ये डिलीट नहीं होगा। समझ गए? फंक्शन की F6 का क्या यूज है शिवम? बस आप शिवम से ही सवाल होगा 2 मिनट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शिवम, फंक्शन की F6 अगर आपने जवाब नहीं दिया तो कल कंप्लेन ज़रूर पहुंच जाएगा आपके मम्मी के पास, याद रखिएगा। F6 का यूज बताइए। आवाज़ जा रही राजा? यस सर। चलो बढ़िया है, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, अभी थोड़ा लिखवाएंगे इसके बाद। शिवम सिंह जवाब नहीं दे रहे हैं। शिवम सिंह को कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये पढ़ाई इसका मतलब नहीं कर रहे हैं, वापस ये मोबाइल में लग गए हैं। तो मैं इस मंथ भी पेरेंट टीचर मीटिंग रख लूँगा 15 जून के आसपास, ठीक है। और इस बार फिर पीटीएम में सारे पेरेंट्स को प्रेजेंट होना होगा, और फिर सबके बच्चों को शिकायत लगानी पड़ेगी, तभी पढ़ाई करोगे आप लोग। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को ग्रेड मिलेगा, और जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को कंप्लेन मिलेगा। मिलेगा तो दोनों चीज़, या तो कंप्लेन मिले या तो फिर ग्रेड मिले। तो दोनों चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहना, इसीलिए पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करना है। और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है क्लासेज आपकी, और इस मौके पे आपको पढ़ना चाहिए, और टाइम भी मिल रहा है। कल पूरा संडे था, आपने इंजॉय में उसे वेस्ट कर दिया। चाहते तो कल पढ़ाई हो सकता था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं। बलबीर सिंह से ज़रा एक आध सवाल करते फिर आगे बढ़ते हैं। बलबीर सिंह, बताइए ज़रा F8 का क्या यूज़ है? जी सर। F8। F8 का सर, F8 का सवाल, F8 के तो नहीं पता सर। तुम भी बहुत बदमाशी कर रहा है। हालांकि मेरी संडे को तो दादी से संपर्क नहीं कर पाया ड्यू टू बिजी शेड्यूल, लेकिन मैं कल मौके निकाल के आपके दादी से ज़रूरी बात कर लूँगा, ठीक है। कहे कि थोड़ा बदमाशी आप करने लगे। क्या रीज़न जान सकते हैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप बलबीर सिंह?
यस सर, वो एग्जाम देना है सर अभी। कौन एग्जाम है भाई? ITI वाला है सर। ITI इतना भारी एग्जाम तो नहीं है भाई। सर पहले से तैयारी ना करे थे तो एक बैग कोई भारी और एग्जाम हमारा तो नहीं है भाई। ITI। और बिहार में तो ऐसे भी इतनी डकैती चलता है, लोग ऐप्स खोल के मोबाइल खोल के खूब लिखते हैं धड़ल्ले से, चाहे वो ITI का एग्जाम हो, नहीं चाहे सर, BA उसको का हो, नहीं जाना BCom का नहीं हो। है पूरा पहले ही क्वेश्चन आता है, उसके 20 मिनट बाद आंसर शीट आ जाता है। तो वाला में ना होता सर। तो ITI करके करेगा क्या? तेरे से मैं बाद में बात करता हूँ, थोड़ा सा इसमें समय दो। जब जुड़ा हुआ है क्लास से तो क्लास लेने का फ़ायदा तभी है जब आप थोड़े से होमवर्क बनाएंगे। सिर्फ टाइम पास के लिए जुड़ना यस नहीं है। सर। हाँ, टाइम पास के लिए कोई नहीं जुड़ेगा, कुछ सीखने के लिए जुड़ेगा। ठीक है, अब चलिए कॉपी और पेन निकालिए फटाफट, और आगे मैं क्लासिफिकेशन को फिनिश करता हूँ। सभी लोग कॉपी और पेन निकालेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हेडिंग डालिएगा। लास्ट टाइम हमारा बचा हुआ था फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। एक बार क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा फिर इसका समरी पॉइंट भी थोड़ा सा लास्ट में फोकस करेगा किया जाएगा। चल लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। हेडिंग डालिएगा सभी लोग। कोई ये नहीं सोचेगा कि हम इसका स्क्रीनशॉट करके और रख लें, क्योंकि मैं कॉपी भी चेक करूँगा। लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग इतने बड़े IAS IPS की तैयारी नहीं करो, स्क्रीनशॉट करके रख लोगे और आपका दिमाग कैप्चर कर लेगा। सभी लोगों को लिखना है।
हो गया यासु? गुड इवनिंग। लिख रहे हैं? हो गया सर। हो गया। बाकी बच्चों को जरा देख लेते हैं। ठीक ठीक। आगे करिए सर। एक सेकेंड होल्ड डाउन। ठीक है, हो गया सर। इसको लास्ट में समझाएंगे, पहले आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे दो को भी लिखिए, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज और एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ये भी आपके फंक्शन का ही पार्ट है। बड़ी मेरा नेटवर्क इशू। हो गया सर। दोनों लिख लिया जी? स्क्रीनशॉट मार लिए क्या राजा? स्क्रीनशॉट नहीं मारना है, कॉपी में लिखना है इसको। कॉपी चेक करेंगे हम आपका, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट मारते हो मोबाइल में धरा के धरा रह जाता है।
हो गया जी गीता खुशी। अभी 1 मिनट। यस सर हो गया है। हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया ना। इसको जरा एक बार समझा देते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट जो है ना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, ये तो हमारा शैब हेडिंग हो गया, क्योंकि हेडिंग क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या समझते हैं, तो कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, बाय साइज, बाय टाइप और बाय फंक्शन। तो बाय साइज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, राजवीर सिंह, बाय साइज में आपने क्या क्या जाना, कंप्यूटर को जैसे मान के चलिए सुपर कंप्यूटर हो गया फर्स्ट, फिर मेन फ्रेम उससे छोटा, और फिर मिनी उससे छोटा, और फिर माइक्रो सबसे छोटा। तो ये तो हो गया साइज में, इसको अच्छे से याद कर लेना। और टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर का सिग्नल जो है ना वो वोल्टेज और करंट सप्लायर से उसे इनपुट दिया जाता था, और डिजिटली में फिर आपको बाइनरी डिजिट से दिया गया, और हाइब्रिड में दोनों को मिक्स करके। ठीक है, और इसके बाद आपका आ गया फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। तो इसमें 4 टाइप बना, सर्वर, वर्क स्टेशन, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस एंड एम्बेडेड कंप्यूटर। तो सबसे फर्स्ट जो सर्वर है ना, इसका मतलब क्या है, सर्वर भी एक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ही है, जिसके अंदर सेट ऑफ सर्विसेज सेट रहता है, इनबिल्ड रहता है। ठीक है, क्लाइंट एंड सर्वर, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। कितने लोगों ने गूगल सर्च किया है, जरा बताइए, जरा माइक अनम्यूट करके, गूगल पे सर्च कितने लोगों ने किया है? गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल कितने लोगों ने किया है, मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूँ। कोई किया है? जरा माइक अनम्यूट करके बोलो कि हाँ सर हम किए। यस सर। यस सर किए हैं। किए। गूगल सर्च इंजन से आप लोग क्या समझते हो बच्चे? सर वो हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर देता है। अच्छा, मतलब जो आपने पूछा उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। यस चलो सर। एक एग्जांपल और देता हूँ, बहुत बढ़िया आपने दिया आंसर। एक एग्जांपल और देते हैं कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 10th पास होंगे, बहुत सारे Yes, sir. ऐसे भी होंगे जो इंटर भी पास होंगे। तो आप लोग अपना अपना रिजल्ट जब देखने गए थे तो कहाँ पे देखने गए थे? फर्स्ट टाइम तो वेबसाइट पे देखे होंगे। तो वेबसाइट पे जब आप देखे थे तो अपना रोल कोड, रोल नंबर डाले थे जी। यस सर। जब रोल कोड, रोल नंबर डालते हो तो फिर आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट कहाँ से आता है, आपने कभी इसके बारे में सोचा? बोर्ड ऑफिस से सर। बोर्ड ऑफिस ने क्या किया है, जैसे आप अगर 10th बिहार बोर्ड से किए हैं तो बीएससी भी रिजल्ट देगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अगर आपने सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई बोर्ड देगा। उनका खुद का एक सर्वर होता है। सर्वर मान के चलो डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है। डेटाबेस सर्वर का मतलब क्या है?
उसके अंदर लिस्ट ऑफ डेटा होगा। तो लिस्ट ऑफ डेटा कहने का मतलब व्हाट, कि अगर बिहार में मान के चलिए टोटल 13 लाख 14 लाख अगर एग्जामिनर हैं तो सबका डेटा होगा, चाहे फेल हुए हों या पास हुए हों, डेटा तो सभी का होगा। आप लोग बात को सुनिएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान के चलो कि 13 लाख विद्यार्थी भाग लिए मैट्रिक में, चाहे वो बहुत सारे फेल भी किए हैं पास भी किए हैं, बट उन सब का रिज़ल्ट BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के डेटाबेस में है कि नहीं है, बताओ। सर बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर अपना रोल नंबर रोल कोड इंटर करता है तो वो अपने डेटाबेस के अंदर उसे मैच कराता है कि क्या ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, और अगर है तो ये स्टूडेंट फेल है या पास है। समझे बात को, वो चेक करता है अंदर जाकर के डेटाबेस में कि क्या ये स्टूडेंट है, और अगर है तो क्या ये फेल है या पास है, और अगर पास है तो उसके कितने नंबर हैं। तो ये सब सारा कुछ कहाँ पे है, सर्वर के अंदर है। कई बार आपने कैफ़े से जाके चेक करवाया होगा, अगर खुद से चेक नहीं करने आता है तो कैफ़े वाला कभी कभी कहता है कि सर्वर डाउन चल रहा है। नाम कभी सुना है ऐसा आप लोगों ने? यस सर। सर्वर डाउन है ना। या फिर कभी आप बैंक में जाते हो, बैंक से पैसे निकालने जाते हो अपने गार्जियन के साथ, कभी गए होंगे भोले बत के, तो बैंक के कर्मचारी लोग भी कभी कभी कहते हैं कि सर्वर डाउन है, पैसा ट्रांसफ़र ना होगा, पैसा आप निकाल नहीं सकते हो या जमा नहीं कर सकते हो। ऐसा सुना है कभी आप लोगों ने? मान के चलो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में गए तो पंजाब नेशनल बैंक का भी एक सर्वर होगा। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए तो वहाँ पे भी एक सर्वर होगा। ऐसा तो नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक के सर्वर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज़ कर रहा है, क्योंकि ऐसा कभी होता है क्या कि पंजाब नेशनल बैंक के पासबुक ले जा करके और SBI के खाता से आप अपनी अकाउंट चेक कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल है क्या गीता, खुशी? नहीं सर। क्योंकि अगर आप SBI के कस्टमर हैं तो आपका SBI बैंक में जा करके अपने खाता चेक करवा सकते हैं। यस सर। हाँ, वो अलग बात है कि ATM सिस्टम आपको दे दिया गया है कि आप ATM से किसी भी ATM से जाके अपना बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वर क्या है, उसको आप सेट ऑफ सर्विसेज कह लीजिए। वो एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो सेट ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। किसके लिए? क्लाइंट के लिए। क्लाइंट कौन हुआ? जैसे कि अभिराज ने बताया कि सर गूगल में अगर कुछ सर्च करते हैं ना तो सॉल्यूशन देता है, तो जो सर्च कर रहा है ना वो क्लाइंट हुआ, और जो सॉल्यूशन दिया वो सर्वर हुआ। तो सॉल्यूशन किसने दिया? गूगल ने। तो गूगल क्या हो गया? सर्वर हो गया। सर्च किसने किया था? अभिराज ने। तो क्लाइंट कौन हुआ? अभिराज हुआ। अगर आप PNB का कस्टमर हैं तो आप क्लाइंट है PNB का। PNB के सर्वर क्या है? PNB का सर्वर वो सर्वर है जहाँ पर डेटा स्टोर है, आपका पूरा बैलेंस रिकॉर्ड स्टोर है। सेम उसी प्रकार से अगर आप 10th के रिज़ल्ट देख रहे हैं या इंटर का रिज़ल्ट देख रहे हैं या फिर किसी भी क्वालिफ़िकेशन जो भी आपका हायर स्टडीज आपने किया है वो सब का रिज़ल्ट आपका वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। तो आप जब भी आप अपने रिज़ल्ट देखने जाते हो ना, तो आप जब देख रहे हो ना तो उस टाइम आप एक क्लाइंट हो। आपने रिक्वेस्ट भेजा किसके पास? सर्वर के पास। खुशी ने लास्ट टाइम एक सवाल किया था कि HTTP थ्रू जो रिज़ल्ट आता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, तो हमने आंसर दिया था वेब सर्वर। ठीक है, हम आज उसी सर्वर की बात कर रहे हैं खुशी, कि जब आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजते हो तो HTTP उस रिक्वेस्ट को ले करके सर्वर के पास जाता है, और सर्वर से फिर उस रिस्पॉन्स को ले करके क्लाइंट के पास आता है, और क्लाइंट को शो करता है कि क्या आपने यही डिमांड किया था। और अगर ऐसा हो रहा है तो सर्वर को आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए सेट ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना। और क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है। तो सर्वर कई सारे टाइप के होते हैं, डेटाबेस सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया, सिक्योरिटी सर्वर हो गया। जब आप लोग आगे और बड़े होइएगा, धीरे धीरे कंप्यूटर के अंदर डेप्थ में जाओगे तो सर्वर की कई कैटेगरी मिलेगा। बेसिक में कंप्यूटर फंक्शनैलिटी को सर्वर भी एक फंक्शन दिया गया कि भाई मान के चलो अगर हमें एक जगह स्टोरेज बनाना है, ऐसा भी कह सकते हो कि 10 गो PC है वो के सर्वर बना दिया,
उससे क्या फ़ायदा हुआ कि 10 पीसी के पास सीपीयू नहीं है और एक का सर्वर बना दिया, वहीं से डेटा उठा रहा है, वहीं पे सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट, वहीं से रिस्पॉन्ड ले रहा है। आप कॉलेज में या स्कूल में जाओगे ना तो वहाँ पे भी एक सर्वर होता है। अगर अच्छा खासा स्कूल या कॉलेज हो जो पढ़ाई लिखाई पे अगर ध्यान देता है तो वो सर्वर भी रखता है अपने पास, और जिसको पढ़ाने लिखाने से कोई ध्यान नहीं, उसके लिए सर्वर क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या होता है, उन्हें तो पता ही नहीं होगा। बट अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाओगे, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में जाओगे, तो वहाँ पे आपको सर्वर ज़रूर मिलेगा, सर्वर का रूम अलग मिलेगा। समझे बच्चे? तो सर्वर क्या हुआ, कंक्लूजन पॉइंट में अगर आए, दैट इज़ ए सेट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, रिक्वेस्ट कौन भेजता है बच्चे? क्लाइंट यानी हम लोग, और रिस्पॉन्ड कहाँ से आता है? सर्वर से। तो सर्वर के पास क्या है? सॉल्यूशन है। किसका? क्लाइंट के क्वेश्चन का, यूज़र के क्वेश्चन का। आप समझ में आ गया कि सर्वर क्या होता है? ये जो लाइन कह रहा है, सर्वर्स आर नथिंग बट डेडिकेटेड कंप्यूटर विच आर सेट अप टू ऑफर सम सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। अगर इस लाइन को अंडरलाइन आप लोग कर लो कि इट इज़ ए डेडिकेटेड कंप्यूटर्स विच आर सेटअप टू ऑफर सम सर्विसेज टू द क्लाइंट, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रिजल्ट पता चल जाएगा। और हमने कई सारे एग्जांपल भी दिए कि सर्वर होता क्या है, जिससे आप माइंड में सेट कर सकते हो। देखो, किसी भी लाइन को लिखने से और बार बार पढ़ने से या उसे रटने से कुछ नहीं होता। आप जब तक उसे समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमने 3-4 एग्जाम्पल आपको दिए, उसमें से जो आपको सूटेबल एग्जाम्पल लग रहा है उससे आप ले सकते हैं। चलो मैं एक आपको डे टू डे लाइफ से सर्वर का एग्जाम्पल देता हूँ। सभी के पास इंस्टा की आईडी होगा, सबके पास फेसबुक आईडी होगा, सबके पास जीमेल की आईडी होगा, सबके पास व्हाट्सएप है। क्या बच्चे आप लोग ये सोचते हैं कि आपने व्हाट्सएप लॉगिन किया है तभी आप व्हाट्सएप को एक्सेस कर पा रहे हो? इंस्टा आपने लॉगिन किया है तभी आप इंस्टा को एक्सेस कर पा रहे हो, इंस्टा के फीचर्स को यूज़ कर पा रहे हो। एफबी में आप लॉगिन करते हो तभी आप एफबी की फीचर्स को यूज़ कर पाते हो। जीमेल में लॉगिन करते हो तभी उसका मेल सर्विसेज को यूज़ कर पाते हो। यानी जीमेल का काम क्या है? मेल भेजना, रिसीव करना, है ना। फेसबुक का काम क्या है? फेसबुक से आप एड्स वगैरह दिखा सकते हैं, बिजनेस की मार्केटिंग करा सकते हैं। इंस्टा क्या है? इंस्टा भी एक सोशल मीडिया साइट है। यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब का खुद का एक अपना सर्वर है, फेसबुक का अपना सर्वर है, व्हाट्सएप का अलग सर्वर है, जीमेल का अलग सर्वर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप की जो आईडी है उससे आप अपनी इंस्टा को लॉगिन कर लोगे। जीमेल और फेसबुक ऑलमोस्ट लगभग सेम हो जाता है, इंटीग्रेट लोग कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वो भी क्वेश्चनिंग होता है पहले कि क्या आपने जीमेल की आईडी और फेसबुक आईडी सेम रखना चाहते हो तब। अदरवाइज आप दोनों अलग अलग भी बना सकते हो, ऑप्शन है नहीं है? बताओ ज़रा। वो अलग बात है, गूगल ने एक दूसरे को इंटीग्रेट करा दिया है, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट को इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। लेकिन सर्वर सबका अलग अलग है बच्चे। इंस्टा का अलग है, फेसबुक का अलग है, यूट्यूब का अलग है, व्हाट्सएप का अलग है, गूगल का अलग है, पंजाब नेशनल बैंक का अलग है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का अलग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग है, आपका कॉलेज का सर्वर अलग है, स्कूल का सर्वर अलग है। समझ रहे नहीं समझ रहे? आप तो समझ गए आगे होगा। बिहार बोर्ड का अलग सर्वर है, सीबीएसई का अलग सर्वर है। आप समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ? बताओ कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया? बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। जिसे समझ में आ गया ज़रा समझाने की हमें कोशिश करें। किसको समझ में आया जी? गुड इवनिंग सर। खुशी बोलिए। समझ में आ गया खुशी? आवाज़ तुम्हारा बड़ी प्रॉब्लम रहता है खुशी, तुम थोड़ा सा अपना नेटवर्क सही करो किसी तरह से। सर इसको सॉल्व कि क्लाइंट का सॉल्यूशन करे प्रॉब्लम को। हाँ, किसी प्रॉब्लम को छोटा, बट अब क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि अगर आप पूछना चाहेंगे कि हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, तो गूगल में पूछिएगा, गूगल जवाब दे देगा। इंस्टा में और व्हाट्सएप पे ऐसा लिखिएगा तो जवाब मिलेगा आपको?
मैसेज से किसी से पूछिएगा तो बेशक जवाब मिल जाए, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो शायद जवाब मिल जाए, किसी ने वीडियो बना के रखा होगा। गूगल तो तुरंत जवाब दे देगा। चैट जीपीटी अभी ट्रेंड कर रहा है, वो तो तुरंत जवाब दे देगा क्योंकि उसका सर्वर में है कि नरेंद्र मोदी इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, उसका सर्वर में लिखा गया है, गूगल के सर्वर में है, बट फेसबुक के सर्वर में नहीं है। हैं यूट्यूब में अगर किसी ने वीडियो बना के डाला होगा तो मिल जाएगा बेशक, लेकिन व्हाट्सएप के सर्वर में सर्च करोगे कि हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया तो मिलेगा। या फिर आप सीबीएसई वाले में सर्वर में सर्च करो, पंजाब नेशनल बैंक के सर्वर में जाओगे और लिखोगे कि हु इज़ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो मिलेगा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के सर्वर को डिजाइन किस तरीके से किया गया है, फॉर बैंकिंग रीजन। हाँ, फॉर बैंकिंग रीजन। उसमें अगर किसी का कस्टमर का डिटेल्स होगा तो मिल जाएगा। उसमें भी एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है ना, सबका अलग अलग अकाउंट नंबर होता है। तो मान के चलिए अगर राजा के अकाउंट नंबर से हम चेक करेंगे तो राजा का डिटेल्स दिखेगा, उसी की एड्रेस दिखेगा, उसी का अकाउंट बैलेंस दिखेगा, उसी का ट्रांजैक्शन दिखेगा, कब कितना रुपया निकाला जमा किया है। अब राजा के अकाउंट से हम किसी आंसू का तो नहीं देख सकते ना रिकॉर्ड, क्योंकि सर्वर उतना ही जवाब देता है जितनी आप क्वेश्चन करते हो। अब गूगल से पूछोगे कि हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, तो वो पीएम ऑफ इंडिया से रिलेटेड उन्हीं की बायोपिक सब कुछ वही दिखा देगा आपको, उससे अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। मतलब उसी से रिलेटेड 10 को पेज खोल दे वो अलग बात है। अच्छा, इसकी भी ड्रॉबैक पे काम किया जा रहा है। चैट जीपीटी से जो टेक्निक आया है उसने बिल्कुल क्या किया, एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। गूगल तो 10 को टाइप का रिजल्ट दे दिया ना कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो डिड यू मीन दिस, डिड यू मीन दिस। कोई अगर आप क्वेश्चन करते हो, गलत क्वेश्चन कर देते हो तो गूगल ना खुद कंफ्यूज हो जाता है। चैट जीपीटी तो इंडियन का है ना सर? जैसे अभी तो मान के चलिए थोड़ा सा उसको टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये रहा है कि और अच्छा करे आगे। कल देखो हमारे नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और बन गए तो हमारा इकोनॉमिक जीडीपी और अच्छा ग्रोथ कर जाएगा, और उस हिसाब से टेक्नोलॉजी वगैरह भी बहुत अच्छे से विकास करेगा, लोगों की बहुत अच्छे रोज़गार के साधन मिल जाएंगे। हमारा इंडिया भी और आगे बहुत तरक्की करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग पढ़े रहिए, आराम से पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, पढ़े लिखे रहिएगा तो ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाइएगा। टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यानी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। बाकी और सारे फील्ड्स जो है ना वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से, मतलब आज आपने ये पढ़ा, अगला साल आपको इससे और आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है भैया। उसी पे पूरा आपका देश चल रही है, कंट्री उसी पे मैनेज हो रही है, समझ गए ना। तो अपने आप को आप टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बना लो, और वो तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे, नॉलेज इकट्ठे करोगे, शांति माइंड से पढ़ोगे, कुल माइंड से पढ़ोगे। अब आप लोग होमवर्क भी नहीं कर रहे हो, कुछ बच्चे इसमें हैं जो होमवर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाके क्या सक्सेस करेंगे, कहीं ना कहीं तो फेल कर ही जाएंगे। तो सक्सेस करना हो तो हार्ड लेबर करना पड़ेगा बच्चे। इंस्टाग्राम और ये सब रील्स जितने भी हैं सब से दूर रहिए, क्योंकि रील्स आपका टाइम वेस्ट करता है। उसमें एक से एक रील आता रहेगा, स्क्रॉल डाउन करते जाओगे 2-3 घंटा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बस खाली लास्ट में यही पूछना आप अपने आप से कि आपने क्या हासिल किया 2-3 घंटा में, तो पता चलेगा कुछ नहीं हासिल किया। कभी ऐसा आप लोग अपने आप से सवाल करते हो जी रील्स देखते समय? दूसरी की रील्स देख करके उनकी व्यूज़ बढ़ाते रहते हो। जिन्होंने रील्स बना दिया हो तो कमा रहे हैं, लाखों में करोड़ों में खेल रहे हैं, और आप उन्हें देख देख के खेल करवा रहे हो उनको। तो कहने का मतलब पढ़ाई वाला चीज़ देखो, थोड़ा पढ़ने लिखने से बातें करो, उसी से रिलेटेड अपना मोबाइल चलाओ, है ना। इंटरटेनमेंट वगैरह थोड़ा उससे दूर रहा करिए, क्योंकि इंटरटेनमेंट आपको ज़्यादा खींचेगा अपनी ओर, और पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा ना थोड़ा जैसा तैसा ऑकवर्ड फील करोगे, कंफर्टेबल नहीं रहोगे, डर लगेगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का, ठीक है। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है बच्चे। तो सर्वर के मतलब सबको समझ में आ गया कि सर्वर इट इज़ अ सेट ऑफ सर्विसेज विच रिस्पॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट, यानी जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो उसके बेसिस पे वो रिप्लाई देगा, उसी के बेसिस पे वो आंसर देगा। अब तब है कि सर्वर कहाँ का है, किस जगह का है, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिए, बैंकिंग सर्वर भी हो सकते हैं, जीमेल सर्वर भी हो सकते हैं, इंस्टा सर्वर भी अलग हो सकता है, आपके कॉलेज का सर्वर अलग हो सकता है, बिहार बोर्ड का अलग हो सकता है, सीबीएसई का अलग हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चे सर्वर?
तो कंप्यूटर को फंक्शनिंग में एक सर्वर की कैटेगरी में रखा गया, और दूसरा फिर क्या है, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन मान के चलो आपका घरेलू कंप्यूटर की तरह है, जिससे आप कमर्शियल वर्क भी कर सकते हो और पर्सनल वर्क भी कर सकते हो। सी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरा लैपटॉप ही है तो इससे मैं कोई सामान खरीद बेच भी सकता हूँ। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बना रखी है, वेबसाइट पे जितने विजिटर्स आते हैं उसके हिसाब से हमको पैसे मिलते हैं, तो हमने एज ए कमर्शियल भी इसको यूज़ कर लिया, क्योंकि जब पैसे आ रहे हैं तो obvious बात है कि अपनी स्किल सेल कर रहे हैं। हर कोई ना कुछ सेल करता ही रहता है, उसको कमर्शियल बोलते हैं। जैसे कोई जूता चप्पल बेच रहा है ना, कोई टेलीविज़न बेच रहा है, कोई लैपटॉप बेच रहा है, तो कोई अपना नॉलेज बेच रहा है ना। हम क्या करते हैं, हम अपने स्किल सेल करते हैं। हमने वेबसाइट बना दिया भाई सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, वो अपना सारे दुनिया के विजिटर्स आते हैं, सिर्फ वो लोग विजिट कर जाते हैं ना, तो उतने में हमको पैसा मिल जाता है। क्या प्रोसेस है सब आप लोग को बताऊंगा। वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे भी पैसे कमा सकते हो, लैपटॉप और इंटरनेट अगर रहेगा तो घर बैठे भी पैसे कमा सकते हो। आईटी सेक्टर बहुत डेवलप कर गया है। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ बच्चे हम किस वेबसाइट से अभी क्या अर्न कर रहे हैं, इस वाले सेशन के बाद आपको बताता हूँ। तो वर्क स्टेशन का मतलब आपका खुद का पर्सनल कंप्यूटर, जिससे आप अपनी पर्सनल काम भी करते हो और कमर्शियल वर्क भी करते हो। इसको नोट कर लेना अच्छे से, ये समरी पॉइंट है, ठीक है। चलिए, ये सिंगल यूज़र के लिए है। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज यानी मान के चलिए आपका मोबाइल डिवाइस फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हो। छोटे छोटे कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टीमीडिया फीचर, जैसे आप वीडियो देख सकते हैं, है ना, गेम खेलते हैं, है ना, सॉन्ग सुनते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट एक लिखा हुआ है, दे आर जनरली रेफर्ड एज द मोबाइल डिवाइसेज। इस पर ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज का मतलब क्या है, इट इज़ रेफर्ड एज द मोबाइल डिवाइसेज। एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या कहता है कि दे आर द कंप्यूटिंग डिवाइसेज विच आर यूज्ड इन अदर मशीन टू सर्व लिमिटेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। कई बार क्या होता है ना कि एक ऐसा कंप्यूटर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करके तैयार किया गया है। जैसे मान के चलिए कई बार आप लोग मेट्रो में यात्रा किए होंगे। मेट्रो में कितने लोगों ने घूमे बताओ ज़रा। किसी ने मेट्रो पे तक विजिट किया है, अभी मेट्रो से ट्रैवल किए हो? बन ही नहीं रहा है। नहीं किए हो अभी मेट्रो से ट्रैवल? बन रहा है ना अभी। अच्छा, अभी पटना में बन ही रहा है, दिल्ली साइड नहीं गए ना, कोई बात नहीं। चलो मैं बताता हूँ बच्चे, कई बार आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, अगर आप लोग देखे होंगे तो वो ने एक अनाउंस हर स्टेशन पे अनाउंस करता है कि आपका नेक्स्ट स्टॉपेज जो है ये है। हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में भी बोलता है, फीमेल भी बोलती है और मेल भी बोलता है, ठीक है। तो वो सब बेसिकली क्या किया गया, उसके अंदर एम्बेडेड सिस्टम लगाया गया है, उसको सेंसर बोर्ड से सेट किया गया। कई बार चलो ना छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चे, कई बार आपने देखा है ना टंकी जब भर जाता है ना तो एक अलार्म आवाज़ आती है कि कृपया अपनी मोटर बंद करें, टंकी भर गई है। ऐसा आवाज़ कभी सुना आप लोगों ने? ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं सुने आप? ये तो सुने हैं। यस सर। है ना, तो ये सब एम्बेडेड का काम है बेसिकली। और भी एम्बेडेड कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिस्टम रिमोट से कंट्रोल होता है। जैसे कूलर ही हो गया, कुछ कुछ कूलर भी रिमोट से चलता है, कुछ कुछ एसी तो खैर सारे एसी रिमोट से चलते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और कुछ वीआईपी कूलर जो है ना वो भी कुछ रिमोट्स पे चलते हैं, जिसकी कूलिंग सिस्टम सेट करना हो, टाइमर सेट करना हो, कूलर में फंक्शन रहता है। कुछ कोई अच्छा जो कूलर होता है। सर फोन का बेस्ट एग्जांपल दे सकते कि नहीं सर? फोन, यस सर, जैसे रिचार्ज खत्म हो जाता है तो मैसेज आता है सर। हाँ, तो वो तो जैसे कंपनी वाले भेजते हैं ना, वो तो कंपनी वालों को पता होता है। पता उसमें क्या होता है राजा, जैसे मान के चलिए जियो एक कंपनी है, अगर आप जियो का नेटवर्क ले रहे हैं तो, या एयरटेल के आपने लिया हुआ है तो कंपनी वालों को आइडिया होता है। जैसे मान के चलिए आज आपने 3 जून को अपना मोबाइल रिचार्ज कराया, अब तो कंपनी वाले पूरे 31 दिन का आपको रिचार्ज भी नहीं देते हैं, 28 दिन का देते हैं, 24 दिन का देते हैं। पता है आपको, वो लोग आपके पूरे महीने का रिचार्ज नहीं देते हैं। अगर सभी को पता होगा
तो या तो 24 दिन का रिचार्ज मिलता है, नहीं तो 28 दिन होना, तो फिर 3 महीना वही लगभग 90 दिन से कुछ कम, और 1 साल में उससे थोड़ा सा कम। कहने का मतलब ये है अलग अलग डेटा प्लान्स होते हैं। तो जब आप उस टाइम रिचार्ज करते हो ना, तो कंपनी के पास वो रिकॉर्ड आपका आ जाता है कि राजा ने इस नंबर पे इतने तारीख को रिचार्ज किया है। अब वो क्या करेंगे कि उसी रिमाइंडर सेट कर देंगे। सॉफ्टवेयर रहता है उसके अंदर, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि जैसे ही आपका रिचार्ज पूरा होने वाला है, नहीं अगला, मान के चलो अगर आपने 3 तारीख को किया, तो आपको इसी महीने में 28, 29, 30 तारीख से जो है ना मैसेज भेजना शुरू कर देंगे कि आपका रिचार्ज जो है ना एक्सपायर्ड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, आप अपना अगला रिचार्ज कंटिन्यू करें। तो वो सब सारा रिकॉर्डिंग होता रहता है। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ कि कई बार क्या देखा होगा आपने, जैसे मान के चलिए एक हारमोनियम है, हारमोनियम में आप बटन दबाते हो, चाहे कंप्यूटर में बटन दबाते हो बच्चे, कंप्यूटर का बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, या फिर माउस ही ले लो। चलो माउस सबसे बड़ी एग्जांपल मेरे को लग रहा है, हालांकि कंप्यूटर का कीबोर्ड भी बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। तो देखिए माउस में हार्डवेयर लगा हुआ नहीं लगा हुआ बताइए, और इसके अंदर एक छोटा सा चिप है 1 इंची का, 1 इंच आप लोग समझते होंगे, 1 इंची का छोटा सा सर्किट लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं क्या इंटरनेट पे? चलो मैं इंटरनेट पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को ना ज़्यादा अच्छा सा क्लियर समझ में आएगा। चलिए मैं यहाँ से इंटरनेट खोलता हूँ बच्चे, ध्यान रखिएगा आप लोग। सबको दिख रहा है? चलो इसी को ले लेते हैं। ये देखिए, ये माउस का आपको अंदर का पार्ट है। बाहर से माउस ऐसा दिखता है, लेकिन अंदर कैसा है देखिए, एक चिप है, एक सर्किट है। ये क्या है बच्चे? हार्डवेयर है। यस या नो? ये हार्डवेयर है, सबको दिख रहा है? ये हार्डवेयर है। क्यों इसे हार्डवेयर कहा जा रहा है? क्योंकि इसे आप टच कर सकते हो, है ना। और इस हार्डवेयर के अंदर इस तरीके से कोडिंग किया गया है, प्रोग्रामिंग किया गया है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो राइट क्लिक का काम करेगा, यहाँ पे क्लिक करते हो तो लेफ़्ट क्लिक का काम करेगा। करेगा नहीं करेगा? इसके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल एम्बेडेड कंप्यूटर का यही निकल के आता है, ठीक है। उसमें आपका इंस्ट्रक्शन जो होता है वो हार्डवेयर से आप देते हैं, और वो फिर बदले में सॉफ्टवेयर की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही आपको कीबोर्ड में रहता है। कीबोर्ड के अगर इंटरनल चिप को देखोगे तो एक पतला सा प्लेन आपको कागज़ की तरह दिखेगा, प्लास्टिक की तरह मान के चलिए। मैं आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड के अंदर क्या होता है। ये देखिए, चलिए इसको दिखाते हैं। ये देखिए बच्चे, कीबोर्ड में अंदर एक ऐसा छोटा पतला, बिल्कुल जैसे प्लास्टिक होता है ना, उससे थोड़ा मोटा रहता है, हल्का, और ये आपको एक प्लेट लगा रहता है प्लास्टिक का। इसी में देखिए बटन्स हैं सारे। ये पूरी हार्डवेयर का सर्किट है, और इसी के अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है कि अगर आप यहाँ पे दबाते हो तो ए दबेगा, इसके बगल में एस है, फिर डी है, फिर एफ है, सेम उसी प्रकार से ये एंटर है, ये बैक स्पेस है। प्रोग्रामिंग किया गया तभी ना आपके कंप्यूटर इस तरीके से काम करता है। तो ये आपका एम्बेडेड कंप्यूटर की फंक्शनलिटी यहाँ पे आपको दिखता है, जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइन होता है। एम्बेडेड सिस्टम अगर कोई पूछेगा कि क्या होता है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, या इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कहीं कॉपी में लिख लो ब्रैकेट में, व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम, एक ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, आप लोग को आंसर देने के लिए सही रहेगा। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लिख लिए बच्चे? यस सर। ठीक है।
तो यही 4 तरीके से कंप्यूटर के फंक्शनिंग को डिवाइड किया गया। एम्बेडेड कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज, सर्वर एंड वर्क स्टेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, तो फ्रॉम स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को 3 तरीके से डिवाइड किया गया था, बाय साइज, बाय टाइप, बाय फंक्शनैलिटी। साइज में हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो को पढ़ा। टाइप में हमने एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, एक रिमोट भी है, हालांकि उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिमोट तो ऐसे मान के चलो इंटरनेट लगा हुआ रिमोट सिस्टम हो गया, इसी में से मिक्स करके उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय फंक्शनैलिटी क्या है, सर्वर है, वर्क स्टेशन है, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज, एम्बेडेड कंप्यूटर है, ठीक है। आपको सुपर कंप्यूटर में दिखाया ही था, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये रहा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये रहा आपका मिनी, सबका हमने डिसएडवांटेज एडवांटेज उसके डेफिनेशन वगैरह लिखा दिया है। माइक्रो कंप्यूटर जो बाद में बहुत छोटा हो गया। ये एनालॉग कंप्यूटर किस तरीके से काम करता था, क्योंकि बेसिस ऑफ टाइप है। फिर डिजिटल कैसे काम करता था, फिर हाइब्रिड कैसे काम करता है। इसके बाद सर्वर, वर्क स्टेशन, एम्बेडेड कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। नेक्स्ट सेशन में हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग का जो MCQ चल रहा है उस पर भी हम लोग आगे फोकस करेंगे और कंप्यूटर अब्रिविएशन पे भी फोकस किया जाएगा। अभी तक कितने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अब्रिविएशन हुआ है बच्चे, आप लोग ज़रा बताएंगे क्या, बताइए ज़रा। टोटल कितने हुए हैं MCQ का पार्ट्स? 4 पार्ट्स, 5 हो गया। और कितने अब्रिविएशन के पार्ट्स हुए? कंप्यूटर का अब्रिविएशन कितने पार्ट्स हुए हैं टोटल? खुशी एक बार मिला लेना जरा। दोनों 4 हुआ है। कंप्यूटर अब्रिविएशन भी पार्ट 4 हुआ है और MCQ भी पार्ट 4 या पार्ट 3? MCQ सर पार्ट 3 तक हुआ है। वही तो, क्योंकि टोटल हमने 60 MCQ लिखवाया है, अभी सब में 20-20 MCQ है, ठीक है। और हमने इसके बाद शॉर्टकट की कवर किया है A to Z और फंक्शन की कवर किया है और कंप्यूटर का फंडामेंटल चल रहा है, ठीक है। अभी इतना तक कवर कर लीजिए आप लोग। कल हो सकता है MCQ या कंप्यूटर अब्रिविएशन को आगे बढ़ाऊं और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा ना, हम लोग का पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पर चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जनरली कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और उन पार्ट्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्या क्या उनके नाम है, क्या क्या उनके फंक्शन है, ये सब सारी चीज़ें जब बेसिक पूरा कवर हो जाएगा, बाद में आपको कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह पढ़ाएंगे, कंप्यूटर का वायरस के बारे में पढ़ाएंगे, कंप्यूटर में अगर कुछ ख़राबी हो जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, कंप्यूटर के फाइल्स में पासवर्ड वगैरह कैसे लगाया जाता है उसके बारे में बताएंगे, कोई फाइल अगर डिलीट हो गया तो उससे रिकवर कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। यानी जनरल जो बेसिक्स आइडियाज़ जितने भी हैं वो सब आप लोग को दे दिया जाएगा। बस क्लास में आप कंटिन्यू रहेंगे, क्लास को छुट्टी नहीं लेना है, और कभी भी अगर छुट्टी लें, तबीयत वगैरह अगर ख़राब हो जाता है, बाई चांस कोई इमरजेंसी हो, तो आप मैसेज डाल के छुट्टी ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और जिन्होंने होमवर्क नहीं बनाया है अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लें और अच्छे से वेल परफॉर्म करें। बाकी लोगों को देख करके भी ज्ञान होना चाहिए कि अगला उतना अच्छा से पढ़ रहा है, मुझे ही पढ़ना चाहिए। आप लोग को गिल्टी फील होना चाहिए जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।